आज का जो हमारा टॉपिक है वो वॉल्यूम के ऊपर है। हम वॉल्यूम के ऊपर अंडरस्टैंड करेंगे कि वॉल्यूम को किस तरीके से हम ट्रेडिंग में ला सकते हैं। जब आप कोई भी चीज को परचेज करते हो, मतलब कि कोई आइटम होता है उसको परचेज करते हो, उसका आप एग्जांपल मुझे बताइए कि फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू परचेज द एग्स, या और यू आर गोइंग टू परचेज द शुगर, और यू आर गोइंग टू परचेज द राइस। कैसा प्रोसेस कैसा होता है परचेज करने के लिए? कैसे जाते हो और क्या फिर अगले बंदे से बात करते हो, फिर किस तरीके से डील करते हो? कोई भी एक बंदा मुझे डीलिंग बताए। सर दुकान में जाके ठीक है। फिर दुकानदार को हाँ, बोलते हैं कि हाँ, ये मेरा जरूरत है, पैसा देते हो तो दे देते हैं। दुकानदार को बोलते हो ये मेरा जरूरत है, और दुकानदार समझ जाता है तो इसको चीनी चाहिए या इसको चावल चाहिए या इसको जो है ना क्या चाहिए, एग चाहिए, वो खुद ही समझ जाएगा, है ना? यस सर। खुद ही समझ जाएगा। नहीं 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 आप सर। लोगों के पास जादूगर हैं क्या दुकानदार? नहीं सर। हम तो बोलते हैं तब हम भी नहीं लोग बोलता समझते। है। अच्छा। सर हम लोग भी बोलते हैं। बोलते हो ना, मतलब जादूगर नहीं है ना, समझते नहीं है ना, आपको बोलना यस पड़ता सर। है। ठीक है। आपको सर राइस हर परचेस चीज का करना। हाँ, आपको सर राइस हर चीज का एक परचेस। यूनिट होता है। ओके, राइस परचेस करने होते हैं। सबसे पहले आप क्या बोलोगे? आप उसको कोई एक क्वालिटी का नाम बताओगे कि भाई इस किस्म के मुझे चावल चाहिए। ठीक है। फिर दुकानदार आपसे आपको बताएगा कितना चाहिए, आप बोलोगे कि मुझे 1 kg चाहिए। तो दुकानदार बोलेगा हाँ आपको मिल जाएगा। फिर आप बोलोगे कि भाई व्हाट्स द प्राइस, है ना, रेट क्या है वन यस के जी सर। चावल का? फिर दुकानदार बोलेगा 300 है, या 400 है, या 100 है, वाट एवर। इस तरीके से फिर आप उसको प्राइस जो होगी, अगर उसके ऊपर मुत्तफिक हुए कि हाँ इतने का है, सही है, सस्ता है, या फिर एवरेज है, आप उसको पैसे दोगे और रिटर्न में वो आपको चावल देगा, लेकिन चावल तोल के देगा। चावल क्या करके देगा? तोल के तोल के देगा। देगा। ये है तोलना। ठीक है। ये आपने प्राइस तय की और उसने आपको प्रोडक्ट दी और उसको प्रोडक्ट को मेजर करके दिया, या ऐसे बस भाई हाथ आगे करो, जितना आ सके हाथ में बस लेके जाओ, ऐसे नहीं ना। वो यस आपको सर। प्राइस के हिसाब से क्या करके देगा? तोल के देगा। तो आज तक कोई भी चीज आप खरीदो तो उसकी मेजरमेंट होती है। मेजरमेंट किलोग्राम में भी होती है, मेजरमेंट यूनिट्स में भी होती है, मीटर्स में भी होती है ना, स्क्वायर फुट में भी होती है ना? यस सर। अब कोई भी चीज खरीदो, जमीन खरीदो, गोल्ड खरीदो, पानी खरीदो, दूध खरीदो, तो हर चीज की क्या होती है? एक मेजरमेंट होती है और दूसरी क्या होती है? प्राइस, वैल्यू। ठीक है। एक ये चीज मौजूद होती है। यहां पर भी जब हम परचेजिंग करते हैं किसी भी करेंसी के अंदर, एक करेंसी को बेचते हैं, दूसरी करेंसी को खरीदते हैं, तो बेचने वाली करेंसी की भी क्वांटिटी होती होगी, जो खरीदते हैं उस करेंसी की भी क्वांटिटी होती होगी, एंड देन उसका एक रेट भी तय हुआ होता होगा। तो यहां पर एक और चीज ऐड है कि आप प्राइस तय करते हो, क्वांटिटी तय करते हो, और साथ में टाइम भी तय करते हो, क्योंकि हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, हम यहाँ पर परचेजिंग करते हैं, तो हमारे पास टाइम का भी ऐड है। तो हम जब भी बाइंग सेलिंग करते हैं तो क्या चीजें ऐड होती हैं? टाइम, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो जो प्रोडक्ट जैसी होगी उसके हिसाब से उसका मेजरिंग यूनिट होगा। तो हम यहां पर जो करेंसी को बाय सेल करते हैं, करेंसी को बाय सेल कौन से यूनिट के साथ किया जाता है? डॉलर पे। डॉलर तो उसका वैल्यू होता है ना, लॉट्स। लॉट्स में। सही बोल रहे हैं? या फिर यस सर। किलोग्राम में करते हैं या लीटर्स में करते हैं करेंसी को मेजर? लॉट्स। लॉट्स में करते हैं। तो मतलब कि अगर कोई भी करेंसी हम उठाते हैं तो लॉट की शक्ल में उठाते हैं, तो लॉट का भी एक ब्रेकडाउन होगा ना।
लॉट्स ब्रेकडाउन होगा कि लॉट्स जो होते हैं वो उनका ब्रेकडाउन क्या है, कम से कम कितना होता है, ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, कितना हम उठा सकते हैं और कितना नहीं। तो लॉट्स ब्रेकडाउन क्या होगा, देखिए कि नंबर वन, यहां पर एक चीज को समझो, यूरो वर्सेस यूएसटी, यूरो वर्सेस यूएसटी करेंसी पेयर है, ऐसा जितने भी और करेंसी पेयर हैं सबके लिए सेम है। जो पहली करेंसी होती है वो बेस करेंसी होती है, दूसरी करेंसी क्या होती है, कोट करेंसी होती है। मतलब कि यूरो देके मैं क्या खरीदूंगा, USD. यूएसडी खरीदूंगा। ठीक है, तो बेस करेंसी जो मतलब पहले जो करेंसी आएगी वो हमेशा उसको यूनिट के मातहत लेते हैं कि इट मींस दैट 1 यूरो इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूरो इज इक्वल टू 1 यूनिट। Unit. तो हम बात कर रहे हैं लॉट्स की, तो लॉट, एक लॉट के अंदर 1 लॉट इज इक्वल टू 1 लाख यूनिट। कितने यूनिट्स होते हैं एक लॉट के अंदर, 1 lakh unit. 1 लाख यूनिट्स होते हैं। तो जब आप 1 लाख यूनिट खरीदोगे किसी करेंसी के, तो इसका मतलब है कि आपने कितने लॉट परचेज किए, 1 लॉट एक परचेज लाख किए। यूनिट ओ 1 लाख यूनिट, लाख। एक लाख यूनिट हो गया और 1 लॉट आपने परचेज कर लिया उसके बराबर। ठीक है, अब यस सर। इससे कम भी परचेज कर सकते हैं, यस। हम इसका 0.1 से लेके 0.9 तक हम खरीद सकते हैं। तो हम इसको टेंथ जो होते हैं मेजरमेंट में, मैथमेटिक्स में, हम टेंथ से इसकी कैलकुलेशन करें कि 0.1 खरीदेंगे तो उसके अंदर कितने यूनिट्स होंगे, के 1000. 10,000 होंगे। ठीक है, क्योंकि एक 1 रुपी के अंदर कितने पैसे होते हैं, मतलब कि या $1 के अंदर कितने सेंट्स होते हैं, 100 होते हैं ना। तो अगर 100 को 10 से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा, 10 सेंट आएगा। इसलिए 1 लाख को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 10,000 आएगा। तो 10,000 यूनिट्स। अगर इससे भी कम परचेज करना चाहूं तो फिर इस 0.1 को भी 10 से डिवाइड करूं तो 0.01 आता है। इसके अंदर कितने में यूनिट परचेज करता हूं, 1,000 यूनिट। 1000. अगर मैं 0.01 को भी 10 से डिवाइड करूं तो 0.001 हो जाएगा। इट मीन्स मैं हाउ मच यूनिट आई एम गोइंग टू परचेज, 100. 100 100 यूनिट्स। यूनिट। अब कोई अगर 0.2 परचेज करेगा तो मतलब कितने यूनिट हो गए फिर, 0.2. 200। नो, 20,000. 0.2 मतलब 20,000 यूनिट्स उसने परचेज किए। 0.3 30,000 यूनिट्स उसने परचेज किए। 0.01 की बात क्या है, मतलब कि 1,000 यूनिट। 0.02 2,000। 0.03 3,000। 3,000। 3,000. 0.04 4,000। इस तरीके से 4,000। फॉरेक्स मार्केट के अंदर जितनी भी परचेजिंग होती है वो ऐसे यूनिट्स, मतलब कि अगर किसी ने आधा लॉट परचेज किया मतलब 0.5 लॉट, अगर किसी ने 1 लॉट का 10वां हिस्सा परचेज किया, किसी ने 1 लॉट का 30% परचेज किया, किसी ने 40% परचेज किया, किसी ने 10%, किसी ने 1% परचेज किया 1 लॉट का, किसी ने 2% परचेज किया। तो ऐसे कर सकते हैं। तो हम हमेशा क्या करते हैं कि जो 1 लॉट होता है उसका अपना एक नाम है। 1 लॉट का जो नाम है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। इसका नाम क्या है, Standard. स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। और फिर 0.1 से लेके 0.9 तक जितने भी लॉट हैं इनका भी नाम है। क्या नाम है इनका, इनका नाम है मिनी, मिनी लॉट। इसका नाम क्या है, Mini. मिनी लॉट। और इससे अगर छोटा जो लॉट है उसका नाम क्या होगा, Micro. माइक्रो लॉट। माइक्रो। जैसे कि देखो कि किलोग्राम होता है ना, अगर हम ग्राम से यस सर। स्टार्ट करें, पहले मिलीग्राम होगा, मिलीग्राम से भी पहले कोई 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 ऐसा छोटा यूनिट होगा, मिलीग्राम, फिर ग्राम होते हैं। ठीक है, और ग्राम के बाद फिर केजी आते हैं, मतलब कि आधा किलो भी आता है, फिर 1 किलो भी आता है। 1 किलो के बाद फिर हम क्या करते हैं, एक मन, मतलब जिसमें 40 केजी आता है। फिर 40 केजी को टन में तब्दील करें तो टन मतलब 25 मन जो होते हैं 27। वो उसमें 25 यस सर। आते हैं। ठीक है,
तो 25 एक टन हो जाता है, फिर यस। एक टन को फिर और आगे लेके जाओ, मतलब कि जितना आगे जाते जाओगे वो मेजरमेंट चलती रहेगी कोई उसका, इस तरीके से। ऐसे ही हर एक परचेजिंग और सेलिंग के अंदर जो भी मेजरमेंट यूज होती है उसके अंदर उसका ब्रेकडाउन जरूर होता है। ठीक है, तो माइक्रो लॉट। अब इससे नीचे वाले को क्या बोल सकते हैं? नैनो लॉट। ठीक है, लेकिन नैनो लॉट कोई भी ब्रोकर ऑफर नहीं करता, मतलब कि आप 100 यूनिट नहीं परचेज कर सकते, कम से कम कितने यूनिट परचेज कर सकते हो? 1000 यूनिट। 1000। 1000 यूनिट का मतलब क्या हुआ? 1000 यूरो आपने परचेज किए। अब 1000 यूरो के हिसाब से जितना प्राइस बढ़ेगा आपको फायदा होगा, जितना प्राइस गिरेगा अगर आपने बाय किया है तो आपको नुकसान होगा। तो अब क्या हर एक बंदे के पास क्या इतने पैसे होते हैं कि वो फॉरेक्स में आके ट्रेडिंग करता है? नहीं होते इतने पैसे। आप क्या करते हैं, या लेवरेज। यहाँ पर ब्रोकर क्या देता है हमें? लिवरेज देता है। क्या देता है? लेवरेज। लिवरेज मतलब एक क्या होता है कि एक वर्चुअल लोन होता है जिसको आप हाथों में तो नहीं ले सकते लेकिन यूज कर सकते हो ट्रेडिंग के अंदर। ये एक वर्चुअल क्या होता है? लोन होता है, एक लोन। मनी पावर होता है, एक एक मनी पावर होता है। ठीक है, वो मनी पावर आपको ब्रोकर देता है। उसका रेशो कैसे काउंट करते हैं? अगर आप $1 इन्वेस्टमेंट करते हो तो ब्रोकर कहता है कि आप 100 से लेके 2000 तक वो देता है। अगर मैं 500 की बात करूं, आपने $1 डिपॉजिट किया तो ब्रोकर ने आपको $1 के ऊपर कितना काम करने का पावर दिया? $500 का काम करने 15। का पावर दिया। अगर आपने $10 डिपॉजिट किया तो आपको $5000 का पावर देगा। अगर आप $100 डिपॉजिट करते हो तो आपको $50,000 का 50,000। पावर देगा। अगर आप $200 परचेज डिपॉजिट करते हो तो आपको $1 लाख का पावर देता है। अब यूरो की प्राइस डॉलर के हिसाब से यूरो की प्राइस ज्यादा है, तो मतलब कि $200 आप डिपॉजिट करके यूरो 1 लॉट यूरो का नहीं ले सकते। आपको कम से कम 20 या 50 और यूरो ऐड करने पड़ेंगे, मतलब कि 250 यूरो आप डॉलर डिपॉजिट करो तो फिर आप 1 यूरो का लॉट ले सकते हो। तो देखो कि आपने मतलब कि 250 के अंदर अंदर आप 1 लॉट परचेज कर सकते हो। तो अब जो भी फॉरेक्स में ट्रेडिंग करता है, किसी ने 0.01 लॉट परचेज किया, किसी ने 0.02 परचेज किया, किसी ने 0.3 परचेज किया, किसी ने 0.4 परचेज किया, किसी ने 1 लॉट परचेज किया, किसी ने 3.03 लॉट परचेज किया, किसी ने 5 लॉट परचेज किया, किसी ने 20 लॉट परचेज किया। 20 लिमिट है, 20 क्या है? लिमिट है। एक ट्रांजेक्शन के अंदर कितने लॉट परचेज कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 20 लॉट परचेज कर सकते हो। इस तरीके से किसी ने 15 लॉट परचेज किया और किसी ने 0.5 परचेज किया, किसी ने 0.05 परचेज किया। तो 1 मिनट की कैंडल चली और जब खत्म हुई तो ये ट्रांजैक्शन उस 1 मिनट की कैंडल के अंदर आ गई। जब आपने इसकी कैलकुलेशन की तो फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन करने पे 55 लॉट्स बन गया। कितना बना? 55 लॉट। तो 1 मिनट का वॉल्यूम कितना हुआ? उस 1 मिनट का वॉल्यूम कितना हुआ? 55 लोग। 55 लॉट्स उसका वॉल्यूम बना 1 मिनट में। जो भी बाइंग हुई सेलिंग हुई, क्योंकि बाय होगी तो उसके अगेंस्ट क्या होगा? बाय के अगेंस्ट क्या होता है? मैं बाय करूंगा तो सामने वाला सेल करेगा, वो सेल करेगा तो कोई तो बाय करेगा ना। यस सर। इस तरीके से वन टाइम काउंट होता है। कोई बाय करे भी वन टाइम काउंट होता है, सेल करे भी वन टाइम काउंट होता है। तो अब आप देखो कि 55 लॉट्स 1 मिनट में परचेज हुए। तो ये क्या है? वॉल्यूम। अब हम कहते हैं, सवाल पूछते हैं कि जब 55 लॉट परचेज किया गया तो प्राइस कितनी राइज हुई? प्राइस क्या हुई, कितनी इंक्रीज हुई? राइस। जितना ज्यादा परचेजिंग हुई, कम परचेजिंग हुई तो कितना राइज हुआ? ज्यादा परचेजिंग हुई तो प्राइस
कितनी राइज हुई। फिर हम कंपेयर करेंगे, बड़ी कैंडल बनी तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, छोटी कैंडल बनी तो उसका वॉल्यूम बड़ी कैंडल से कम होना चाहिए। तो हम इसको कंपेयर करेंगे। अब क्या कंपेयर करेंगे हम कैंडल की साइज, मतलब कि कैंडल कितना मूव किया, इसकी और इसकी साइज को, और इसके वॉल्यूम को, साइज एंड वॉल्यूम, इसको कंपेयर करेंगे कि इनकी मूवमेंट सही हो रही है या फिर गलत मूवमेंट हो रही है। तो हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक डाउन की तरफ जाएगी या नेक्स्ट कैंडलस्टिक अप की तरफ जाएगी। तो ये सब किससे पता चल सकता है? ये वॉल्यूम को रीड करने से पता चल सकता है कि अगर एक कैंडल का वॉल्यूम छोटा है तो क्या वो सही है, या कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है क्या वो सही है। क्योंकि अगर एक लॉजिक को समझा जाए, वो क्या लॉजिक है, अगर मैं ये बोलूं कि छोटी कैंडल के बाद बड़ी आती है, बड़ी के बाद और बड़ी आएगी, फिर और बड़ी के बाद और बड़ी आएगी, फिर इसके बाद और बड़ी आएगी, तो कब तक ये बायर ऐसे चलते रहेंगे? ऐसे तो नहीं चल सकता ना, ऐसे चार्ट बन भी नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या यस होता सर। है कि चार्ट कैसे बनता है? चार्ट एक सीक्वेंस के हिसाब से बनता है, उस सीक्वेंस के हिसाब से मार्केट अपने मूवमेंट बनाती है, वे उसी मूवमेंट के हिसाब से चार्ट बनता है। तो फिर जितना मूवमेंट हुआ वॉल्यूम भी उसी के हिसाब से होना चाहिए, वॉल्यूम भी उसी के हिसाब से होना चाहिए। अगर वॉल्यूम इन कैंडल से मैच करेगा तो ये मूवमेंट क्या कहेंगे हम? दैट मूवमेंट इज अ स्ट्रांग मूवमेंट। अगर मार्केट में ये मूवमेंट स्ट्रांग है तो किसी भी सपोर्ट के ऊपर बायर आएंगे, दोबारा मार्केट में ऊपर उठेंगे। और अगर ये मार्केट की यस मूवमेंट वीक है तो किसी भी सपोर्ट के ऊपर काम करेंगे? नहीं करेंगे, और मार्केट कहां गिर जाएगी? नीचे गिर जाएगी। तो अब ये वजह है जिसकी वजह से हम वॉल्यूम को सीख रहे हैं। अब देखिए, अब यहां पर मैं वापस इसकी डेफिनेशन के ऊपर आता हूं। वॉल्यूम इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी इन ट्रेडिंग। तो हमेशा हम क्या काउंट करेंगे? अब एक मैं मिसाल आप लोगों को दे रहा हूं कि 10 बंदे 10 केजी शुगर को खरीदा। 10 बंदों ने कितना खरीदा शुगर को? दस दस केजी केजी एक बंदे ने शुगर को 10 केजी खरीदा। वॉल्यूम क्या है इसमें? वॉल्यूम 10 केजी 10 और एक वॉल्यूम होगा, या 10 केजी एंड अगेन 10 केजी, ये वॉल्यूम होगा। इन इन दोनों में वॉल्यूम कौन सा है? सर, एक एक। ये वॉल्यूम है। यस सर। तो ये 10 केजी क्या है? क्वांटिटी। वो सर, नहीं ये तो तो 10। वॉल्यूम का साइज होगा। ये वॉल्यूम का साइज है। देखो, कंफ्यूज हो गए ना। देखो कि नंबर ऑफ बायर, नंबर ऑफ बायर्स बायर। बायर इज नॉट अ वॉल्यूम, नंबर ऑफ सेलर्स इज नॉट अ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम नहीं है। इट मींस नंबर ऑफ ट्रेडर इज नॉट अ वॉल्यूम। कि अगर एक मिनट में 300 ट्रेडर काम कर रहे हैं, 300 ट्रेडर ने ट्रांजेक्शन की, तो 300 वॉल्यूम थोड़ी है। नहीं, इन 300 ट्रेडर ने कितना खरीदा, कितना खरीदा। खरीदा। नंबर ऑफ ट्रेडर इज नॉट अ वॉल्यूम, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज नॉट अ वॉल्यूम, नंबर ऑफ लॉट्स परचेज्ड इज अ वॉल्यूम। जो लॉट्स होता है वो क्वांटिटी होती है। ट्रेडर की क्वांटिटी की बारे में बात नहीं कर रहे, या फिर जो आपने ट्रांजैक्शन की उसकी क्वांटिटी के बारे में बात नहीं कर रहे। इन्होंने खरीदा कितना। ऐसे फिर अगर 1 लाख ट्रेडर एक्टिव हो जाएं पूरी दुनिया में, और वो 300 लॉट खरीदें, कितना खरीदें?
300। और फिर दूसरी बारी में 300 ट्रेडर एक्टिव हो जाएं और 700 लॉट खरीद लें, तो फिर मैं बोलूं कि 1 लाख वालिया में और 300 वालिया में, गलत हो जाएगा ना? यस सर। ये नंबर ऑफ ट्रेडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बंदा खरीदे या 10 बंदे खरीदे या 1,000 बंदा खरीदे, इन्होंने खरीदा कितना है, लॉट्स, ये मैटर करता है। तो हमेशा वॉल्यूम क्या होता है, ये जो क्वांटिटी किसकी होती है, नंबर ऑफ लॉट्स की क्वांटिटी। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर असेट ट्रेडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ट्रेडेड, क्या ट्रेड हुआ, कितने लोगों ने ट्रेड किया, ये नहीं। ट्रेडेड मतलब कितना लॉट्स परचेज किया, सेल किया, जिसको नंबर ऑफ यूनिट्स या और शेयर या कॉन्ट्रैक्ट्स जो होता है, हर एक मार्केट का अलग होता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट का शेयर्स होता है, ये हमारा जो मार्केट है इसमें करेंसी मार्केट है, फॉरेक्स, इसके अंदर करेंसी के लॉट्स होते हैं, क्योंकि करेंसी लॉट्स में काउंट होती है। तो हर एक मार्केट का अलग अलग एक यूनिट होता है, उसके हिसाब से उसका यूनिट फिर हम डिसाइड करते हैं कि किसका क्या है। अब ये जो हम वॉल्यूम रीड करेंगे, वॉल्यूम जब भी रीड करेंगे तो हमें 2 जवाब मिलेंगे। कितने जवाब मिलेंगे, 2 जवाब। 2 जवाब मिलेंगे। एक जवाब मिलेगा जिसमें के वैलिडेशन का नाम आएगा। वैलिडेशन का मतलब होता है कि प्राइस की मूवमेंट और प्राइस का वॉल्यूम दोनों सही है, दोनों सही है। सही। सही है सर। एक आएगा कि प्राइस की मूवमेंट और प्राइस का वॉल्यूम आपस में मैच नहीं नहीं कर। कर रहा। अगर मैच कर रहा है, एक ये जवाब आएगा, और एक मैच नहीं कर रहा, एक ये जवाब आएगा। तो मैच करने का मतलब क्या होता है, मैच करने का मतलब होता है कि प्राइस इज स्ट्रांग, प्राइस इज, स्ट्रॉन्ग। और मैच ना करने का मतलब क्या होता है कि प्राइस इज, वही। वीक। और जब वीक होगी तो फिर आप उस बायर के साथ या उस सेलर के साथ नहीं जाओगे। आप बोलोगे कि सेलर वीक हो गया, बायर वीक हो गया, मैं इसके साथ जाऊंगा तो नुकसान हो सकता है। अगर आपको वॉल्यूम बोले कि बायर स्ट्रांग है तो आप कंसोल भाई बायर के साथ थोड़ा जाओगे। साइड हो तो, साइड हो तो विकेट हो। सैफुल क्या प्रॉब्लम है? আমার লেট হয়ে 0.5 ঘন্টা। আপনি ঘুরে আসেন, ওই শাশ্বতী যাবলা। ठीक है, तो ये जो है ना, अगर वॉल्यूम और प्राइस आपस में मैच करती है तो ये स्ट्रांग काउंट करेंगे, और अगर मैच नहीं करता तो हम क्या काउंट करेंगे, वीक काउंट करेंगे। वीक। वीक अगर पार्टी हो जाएगी तो आप क्या क्या माइंड में आएगा, उनके साथ नहीं जाना है, रिवर्स। आपके माइंड में आएगा कि अभी रिवर्सल होने वाला है ना? अगर बायर ऊपर जा रहा है और वो बायर आपको इन्फॉर्म करे कि हम कमजोर हो गए, तो आपके मन में क्या आएगा, कि बायर और ऊपर जाएगा, या आपके मन में यह आएगा कि अब सेलर आने वाला है? क्योंकि बायर कमजोर होगा तो कौन आएगा मार्केट में, सेलर्स। सेलर आएगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्म मिले कि बायर स्ट्रांग है और ऊपर जा रहा है, आपको जब ये पता चल जाएगा कि बायर स्ट्रांग है और ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि बायर और ऊपर जाएगा, जाएगा। मुझे भी बाय करना चाहिए। तो इसको यूज कैसे करते हैं, जब बायर वीक हो जाएगा तो ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो पक्का पक्का काम करेगी, वो पक्का पक्का क्या करेगी, काम करेगी। क्योंकि रेजिस्टेंस तो तभी काम करती है ना जब बायर वीक हो जाए, और सपोर्ट कब काम करेगी, जब सेलर्स वीक हो जाए। सेलर वीक हो जाए। तो हम जब सेलर सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुए तो हम वॉल्यूम से देखें कि सेलर स्ट्रांग क्लोज हुए हैं या वीक क्लोज हुए हैं। अगर वीक हुए हैं तो फिर बायर का आना पॉसिबल हो जाएगा। तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फिल्टर करने के लिए एनामली का इस्तेमाल करते हैं। किसका, एनामली আমাদের का। और कंटिन्यूएशन का काम आसान करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वैलिडेशन। वैलिडेशन का। कि पैटर्न स्ट्रांग है, पैटर्न के बाद कंटिन्यूएशन साइन स्ट्रांग है, मार्केट मूवमेंट स्ट्रांग है, तो और भी बाय करो, सेल में है और सेल करो। मतलब कि कंटिन्यूएशन के लिए वैलिडेशन की जरूरत है और रिवर्सल के लिए एनामली की जरूरत है। तो ये बहुत, ये इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देर आर टू मेन सिग्नल्स ऑफ द वॉल्यूम, वैलिडेशन एंड एनामली।
अब ये जो हम इसको रीड करेंगे, प्राइस को, वॉल्यूम को, इसका एक लॉ है। इसका क्या है? एक लॉ। लॉ। वो लॉ देखो कि अगर एक लॉ होता है कॉज वेज रिजल्ट, ये कौन सा लॉ है? कॉज वेज रिजल्ट। अगर प्राइस ऊपर गई है तो इसका कॉज क्या है, अगर प्राइस नीचे आई है तो इसका इसका कॉज क्या है? कॉज का मतलब कि हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? इवेंट। इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? न्यूज। तो अगर कोई न्यूज आई, अच्छा न्यूज की वजह से प्राइस ऊपर गई, अच्छा न्यूज की वजह से प्राइस गिर गई, तो जब भी प्राइस ऊपर चढ़ती है या प्राइस गिरती है तो आपको एक रीजन चाहिए होता है ना, और फिर वो आप कोट करते हो कि इस रीजन की वजह से प्राइस गिर गई, इस रीजन की वजह से प्राइस ऊपर चढ़ गई। तो ये एक लॉ है। ये क्या है? एक प्राइस की मूवमेंट का एक क्या है? लॉ है। लॉ। तो वॉल्यूम के साथ भी एक लॉ है। वॉल्यूम कहता है कि जितना वॉल्यूम जनरेट करो उतना प्राइस को मूव करना चाहिए। अगर वॉल्यूम कम जनरेट होता है तो प्राइस को मूव भी कम करना चाहिए। मतलब कि जितनी वॉल्यूम की साइज है उसके हिसाब से प्राइस की मूवमेंट होनी चाहिए। अगर वॉल्यूम की साइज छोटी है, प्राइस की मूवमेंट बड़ी हो गई, देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर वॉल्यूम की प्राइस बहुत कम है लेकिन प्राइस ज्यादा राइज हो रही है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर प्राइस और वॉल्यूम आपस में बराबर हो रही है, देयर इज समथिंग राइट। राइट। तो ये चीज हमें वॉल्यूम बताता है कि आपका प्राइस एक्शन ट्रू है या आपका प्राइस एक्शन फॉल्स है। अब एक एक हैमर बन जाए, यहां पर भी एक हैमर बन जाए, पूछूंगा तो दोनों बोलोगे एक जैसे। इसकी स्ट्रेंथ जैसे पूछूंगा, दोनों बोलोगे दोनों की स्ट्रेंथ सही है, बराबर है। जब साइज भी बराबर है, विक भी बराबर है, तो लाजमी आप यही बोलोगे ना कि पहला वाला भी उतना ही स्ट्रांग है जितना दूसरा। दूसरा वाला स्ट्रांग है। अब मैं जब इसके अंदर वॉल्यूम को ऐड करूंगा फिर बोलोगे नहीं सर नहीं, वन वाला स्ट्रांग है। फिर मैं वॉल्यूम की दूसरी कंडीशन ऐड करूंगा, फिर आप बोलोगे नहीं नहीं वन नहीं, अब टू स्ट्रांग है। जितनी इंफॉर्मेशन डालते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पैटर्न स्ट्रांग है, कौन सा पैटर्न स्ट्रांग नहीं है। और लेकिन प्राइस एक्शन आपको क्या दिखा रहा है कि जैसा हैमर ये, जैसा हैमर ये, दोनों बराबर है। लेकिन वॉल्यूम ने क्या किया? डिफरेंशिएट किया, नहीं पहला वाला नहीं दूसरा वाला हैमर अच्छा है, स्ट्रांग है, इसको ट्रेड करो। पहले वाले को करोगे तो लॉस होने के चांसेस हैं। तो ये हमें कौन सिखाता है? प्राइस एक्शन ट्रू है या फॉल्स है, ये वॉल्यूम बताता है। वॉल्यूम से फिल्टर करते हैं हम। तो ये क्या लॉ है? ये लॉ ये है कि अंडरस्टैंडिंग द एफर्ट वे रिजल्ट। एफर्ट क्या होता है? वॉल्यूम होता है। एफर्ट रिफ्लेक्ट्स द वॉल्यूम वॉल्यूम। एंड while result shows the प्राइस मूवमेंट। इतना बस पढ़ना है, इसको समझना काफी है। एफर्ट जो होती है वो वॉल्यूम को रिफ्लेक्ट करती है और रिजल्ट जो होता है वो प्राइस को शो करता है। इससे समझना है। अब हम इसको वैलिडेशन एंड एनामली को समझते हैं। अब सिंगल कैंडल में पहले समझो क्या। अब देखो कि ये वॉल्यूम क्या है, वहां पर ऊपर क्या पढ़ के आए थे? वॉल्यूम इज द एफर्ट, वॉल्यूम इज द बट एफर्ट एंड this price movement is what? Is a result of effort, है ना? एफर्ट्स। जितनी बायर ने एफर्ट की उसका क्या आया है? ये रिजल्ट आया है। रिजल्ट। तो अब आप सोचो कि ये वॉल्यूम बार जितनी एफर्ट लगी, क्या उसके हिसाब से प्राइस की राइज हुआ? क्या मूवमेंट हुई? इफ यस, प्राइस क्या है? वैलिडेशन है, वैलिडेशन। मतलब प्राइस स्ट्रांग है। अब जितना वॉल्यूम जनरेट हुआ उसके हिसाब से प्राइस जनरेट हुई, बिल्कुल मैच कर रहा है, साइजिंग मैच हो रही है। It means that all these candles with a volume is validation. They are strong. अब इसी तरीके से सेम आगे चेक करो। This is a big candle with a big volume. Means effort is bigger. The result is also bigger. Here effort is smaller. The result is also स्मॉलर। smaller. तो क्या दोनों मैच कर रहा है? If yes, it means that this price is a valid price. It means this is a strong price. अगर strong price
यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग प्राइस के बाद अगली कैंडल क्या होनी चाहिए? ग्रीन सर। अगली ग्रीन होनी चाहिए। और अगर स्ट्रॉन्ग प्राइस के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए, अगर हो जाए, तो फिर क्या होगा? जब रेजिस्टेंस तो तब काम करता है ना कि जब बायर वीक हो, लेकिन बायर स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाए, तो अब इसका विनिंग रेशियो क्या रह जाएगा? 50-50 रह जाएगा, क्योंकि नीचे का बायर क्या है? स्ट्रांग है, लेवल है, लेकिन फिर भी स्ट्रांग है। तो हो सकता है कि अगली कैंडल जंप करके ऊपर की तरफ चली जाए, जंप अप करके ऊपर की तरफ चली जाए, या हो सकता है कि कोई विदाउट एनी रिएक्शन अगली कैंडल ग्रीन बन जाए। वो इसका रीजन क्या है? पीछे बायर क्या है? स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग। इस तरीके से अगर आप रेजिस्टेंस को ट्रेड कर रहे हो और बायर क्या है, बायर का रिलेशन क्या है पहले और दूसरे से? वैलिड रिलेशन है, तो रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं करो, छोड़ दो, कोशिश करो कि इस रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं करो। सेम यहां पर भी देखो, पहले कैंडल छोटी है तो उसका वॉल्यूम क्या है? छोटा है। फिर कैंडल बड़ी है तो उसका वॉल्यूम भी बड़ा है, इट मींस इट्स मैचिंग। सो दिस प्राइस मूवमेंट इज व्हाट? इट्स अ स्ट्रांग। और ये सेल की मूवमेंट भी स्ट्रांग है। तो दीज कैंडलस्टिक, पहले सिंगल को समझा कि वैलिडेशन क्या होती है, फिर दो कैंडल की कॉम्बिनेशन को समझा, दो सेम कलर की कैंडल को कॉम्बिनेशन को समझा के इसका मतलब क्या है, दैट इज अ हेलो। वैलिड। कोई मुझसे सवाल पूछ रहा है? ओके, अब यहां पर चेक कीजिए, यहां पर पहली कैंडल से दूसरी कैंडल का रिलेशन क्या है? पहली कैंडल से दूसरी कैंडल का रिलेशन वैलिड है, इनवैलिड है? मतलब वैलिड है या एनामली है? वैलिड है सर। वैलिड। दूसरी से तीसरी का कनेक्शन क्या है? वैलिड। तो अब ये ओवरऑल प्राइस की मूवमेंट स्ट्रांग है, वीक है? स्ट्रॉन्ग है सर। स्ट्रांग है। यहां पर सेलर का पहले सेलर का दूसरे सेलर से क्या रिलेशन है, एंड वैलिड। दूसरे का तीसरे से क्या रिलेशन है? वैलिड है। यस। अगर ये वैलिड सेलर सपोर्ट पे क्लोज हो जाए, तो यहां से अप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि पहले अप ट्रेंड तो तब बनेगा ना जब बाय सेलर सेलर को वीक होना पड़ेगा। डाउन ट्रेंड तो तब बनेगा ना जब बायर को बायर्स वीक को होना भी। पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर रेजिस्टेंस लेवल आ जाए तो ज्यादा प्राइस नीचे नहीं गिरेगी। एक कैंडल अगर नीचे आए तो आए, दो आए तो आए, फिर वापस प्राइस कहां जाएगी? ऊपर। तो एक ये भी आपको एनालिसिस मिल जाएगी कि अगर ये बायर की वेव है और ये वेव अगर वैलिडेशन वेव है, स्ट्रॉन्ग वेव है, तो रेजिस्टेंस पे कितना रिएक्शन आएगा? एक से दो कैंडल का आएगा, उसके बाद प्राइस कहां जाएगी? वापस ऊपर की तरफ चली ऊपर। जाएगी। तो देखो कि मूवमेंट, वेव्स की मूवमेंट को भी समझ में आ रही है, कैंडल टू कैंडल भी आ रही है, साथ में वेव्स भी समझ में आ सकती हैं। अब आ जाते हैं एनामली के ऊपर। देखिए एनामली का क्या सीन है। ये वॉल्यूम इस प्राइस मूवमेंट से मैच हो रहा है? नो सर। कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, इट मींस दैट एफर्ट इज नॉट मैचिंग विथ प्राइस। तो इसी तरीके से अगर मैं पहली कैंडल का कनेक्शन दूसरी कैंडल के साथ देखूं, तो बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम, छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग, इट्स एनोमली। अब एक बात है, अगर दरवाजा ओपन है, अगर दरवाजा ओपन है। ओपन है, तो यहां जाने के लिए फोर्स लगेगा? अंदर जाने के लिए फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं सर। अगर क्लोज कर दूं तो, और जाना अंदर जरूरी है तो? फोर्स ऐसे अब लगेगा। खोल भी फोर्स नहीं लगेगा। सकते, फोर्स लगेगा, तोड़ना पड़ेगा दरवाजे को, है ना? यस सर। यस सर। जब ग्रीन कैंडल, बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा हो, उसके बाद छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा। बड़ा हो, बड़ा। 90% चांसेस है कि यहां पर रेजिस्टेंस लेवल है। यहां पर क्या है?
रेजिस्टेंस Resistance. लेवल है, पीछे आपको दिखे ना दिखे होगी, हिडन कोई ना कोई जरूर होगी, क्योंकि वॉल्यूम तभी तो ज्यादा बना कि बायर चाह रहे थे कि इसको ब्रेकआउट करें, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे, और वॉल्यूम जनरेट होता जा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे सेल आती है, ऊपर से सेल, नीचे से बाय, सेल बाय, सेल बाय, सेल बाय, छोटी कैंडल में वॉल्यूम कितना बन गया, ज्यादा बन गया। बड़ा इट मीन्स दैट इफ यू फाइंड अ बिग देन स्मॉल कैंडल, 90% चांसेस के ये कैंडल कहां पर क्लोज हुई है, ये रेजिस्टेंस कैंडल रेजिस्टेंस पे क्लोज हुई है, और एनामली का होना जरूरी है। एंड देन छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, और तो बड़ी कैंडल का तो इससे भी बड़ा होना चाहिए, तो बड़ी कैंडल का कितना वॉल्यूम है, कम। छोटा अगर ये रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोज हो जाए, मान लो कि दिस बायर इज एग्जॉस्टेड, दिस बायर इज एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टेड, और ये बायर इसीलिए रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुआ है कि मार्केट को नीचे जाना है, कि इसने यहां पर स्पेस को पूरा किया, अब मार्केट को कहां जाना है, नीचे जाना है, और यहां पर बायर ने पूरा ट्राई किया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि इस रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस को कहां पर जाना चाहिए, नीचे, एज इट ऊपर जाना चाहिए, एज इट प्राइस को कहां जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। तो देखो कि कितना ये हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वॉल्यूम, कि आपका प्राइस एक्शन क्या कर रहा है लेवल्स के ऊपर, पैटर्न्स के ऊपर, और मूवमेंट के अंदर, ट्रेंड्स के अंदर। यहां पर चेक कीजिए, अब पहली कैंडल से दूसरी कैंडल का रिलेशन क्या है, वैलिडेशन रिलेशन है या फिर एनामली रिलेशन है, Anomaly. मैंने मतलब दो कैंडल वीक है, फिर दूसरी कैंडल का तीसरी कैंडल के साथ क्या रिलेशन है, Anomaly. एनामली। एनमली। तो ये वेव स्ट्रॉन्ग वेव कहलाएगी या वीक कहलाएगी, वीक। वीक और Weak. वीक वेव रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाए तो मार्केट में क्या होगा, रिवर्सल। रिवर्सल रिवर्सल होगा। Reversal. और अगर स्ट्रॉन्ग वेव रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाए तो थोड़ा रिवर्सल होके मार्केट कहां जाएगी, ऊपर ऊपर चली जाएगी। रेजिस्टेंस को ब्रेक Consider करेगी। करेगी. अब यहां पर तो हमने किया कि एक ही कलर की कैंडल से अगर कलर चेंज हो जाए तो उसको किस तरीके से काउंट करेंगे। अब पहले तो एक चीज को फोकस कीजिए, वो ये है कि लोग समझते हैं कि वॉल्यूम हमें सिग्नल देता है कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी रेड, वॉल्यूम सिर्फ कॉशन करता है कि इट इज पॉसिबल द नेक्स्ट कैंडलस्टिक कैन बी रेड, लेकिन श्योर नहीं बोलता, क्योंकि अगर यहां पर लेवल ना हो, जहां पर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है यहां पर लेवल नहीं हो, लेकिन इसके अंदर एनामली है, तो रिवर्सल कहां पर आता है, एनामली की वजह से आता है या रेजिस्टेंस की वजह से आता है, Resistance. रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्सल का रीजन है। तो अब प्राइस तो वीक है, हमने काउंट कर लिया, देन तीसरी बार भी प्राइस क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अब कंफर्म हो गया कि प्राइस क्या करेगी मार्केट में, रिवर्सल रिवर्सल करेगी। ठीक है, Reversal. अब इसके कुछ एग्जांपल आप ऐसे देख लो। अब आप यहां पर देखो, डाउन ट्रेंड है, स्ट्रांग है, ठीक है। अब आप चेक करो कि इस कैंडल और इस कैंडल का कनेक्शन क्या है, वैलिड है, ठीक है। इसका और इसका कनेक्शन क्या है, एनामली Anomaly. तो सेलर स्ट्रांग थे, फिर क्या हो गए, सेलर वीक होगा वीक हो गए, और बड़ी कैंडल अगर क्लोज हो जाए तो क्या मैं Exhaust. बोलता हूं, सपोर्ट के ऊपर क्या हो गया, सेलर एग्जॉस्ट हो गया, Exhaust. तो बायर आ गया मार्केट में। अब इस बायर का अगले बायर के साथ कनेक्शन चेक करो, कौन सा कनेक्शन है इसके साथ, Anomaly. मतलब कि डाउन ट्रेंड में ये बायर क्या है, वीक है, Weak. है. और अनेबल टू ब्रेक देयर ओन वीक, तो मार्केट में सेलर आ Resistance. गया वापस। Yes, sir.
अब इसका और इसका कनेक्शन क्या है आपस में? वैलिड। वैलिड। इसका और इसका कनेक्शन क्या है आपस में? क्या वैलिड। वैलिड है? एनम वैलिड है। वैलिड है सर। अब कोई सपोर्ट यस सर। होगी, पीछे से कोई सपोर्ट होगी, जिसकी वजह से कौन आया, या फिर ये ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट रिटेस्ट करने के लिए जा रही है। अब ये हैमर बना, इस हैमर का यस सर। वॉल्यूम पिछले सेलर के वॉल्यूम से कम है या ज्यादा है? कम है। कम है। इट मींस दैट बायर इज वीक, इट मींस दैट बायर इज वीक। 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 तो कौन आएगा मार्केट में? सेलर। सेलर। बायर के वॉल्यूम से सेलर का वॉल्यूम क्या है, कम है या ज्यादा है? ज्यादा। ज्यादा इट मींस सेलर इज स्ट्रॉन्ग। 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 अगली कैंडल क्या आनी चाहिए? सेल क्या आनी चाहिए, क्योंकि सेलर स्ट्रांग है, तो सेल आ गई। अब इस यस सर। सेलर का और इस सेलर का आपस में रिलेशन क्या है? एनोमली। एनिमल। क्या वीकनेस है? और वीकनेस ने, यस सर। वीकनेस होते हुए इसने ब्रेकआउट भी किया, तो मार्केट में रिवर्सल आना चाहिए, है ना, क्योंकि वीकनेस है। अब इस यस सेलर और इस बायर का वॉल्यूम क्या कह रहा है कि बायर स्ट्रांग है या बायर वीक है? वीक है भाई। कम हो गया। बायर स्ट्रांग है। बायर क्या है? स्ट्रांग। आप कह रहे हैं कि अब तो बायर का वॉल्यूम कम है तो स्ट्रांग कैसे हो गया, है ना? यस चेक सर। करो, ऊपर से जो रिजेक्शन होती है इसका मतलब क्या होता है? कौन आया मार्केट में? सेलर। अगर सेलर बड़े मिकदार में आया होता तो वॉल्यूम जनरेट हो गया होता, है ना? नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? अगर सेलर बहुत बड़े मिकदार में आ जाए तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, घट जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो अब सेलर आया लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा, इसका मतलब कि सेलर वीक है, तो बायर उसके बदले में क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग स्ट्रांग। हो गया। तो उसके बाद बायर आ गया। अब इस बायर और इस बायर के साथ आपस में क्या रिलेशन है? वैलिडेशन। तो अगला मार्केट में क्या आया? पैटर्न प्लस कंटिन्यूएशन साइन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? ग्रीन। और इस बायर और इस बायर का आपस में क्या कनेक्शन है? वैलिडेशन। वैलिडेशन। तो वीक क्रॉस। लेकिन अनेबल टू ब्रेक द ओन विक है वैलिडेशन, लेकिन बायर अपने विक को क्रॉस नहीं कर नहीं सका। कर। अब कौन आ गया मार्केट में? सेलर। तो बायर के मुकाबले में सेलर का वॉल्यूम क्या है? कम है। तो सेलर वीक है या स्ट्रांग है? वीक है। वीक। वेरी नाइस। तो वीक है तो सेलर ने कंटिन्यू किया? नहीं किया। नहीं किया। तो कौन नहीं। कंटिन्यू करेगा मार्केट में? आएगा बायर आएगा। अब इस बायर। सेलर और इस बायर का कनेक्शन क्या है आपस में? बायर स्ट्रांग बाय है, स्ट्रॉन्ग। तो अगली यस। कैंडल क्या आनी चाहिए? यस सर। ग्रीन। ग्रीन। अब इस बायर और इस बायर का आपस में कनेक्शन क्या है? वैलिडेशन। वैलिडेशन का कनेक्शन है। लेकिन ये बायर, इस बायर ने इस रेजिस्टेंस लेवल को क्यों नहीं ब्रेक किया? मतलब जिसकी वजह से कौन आया मार्केट में? सेलर आ गया। अब सेलर। इस बायर और सेलर को मेजर करो, कौन स्ट्रांग है? सेलर। 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 तो अगली कैंडल किसकी बनी? सेलर। सेल की। और सेलर की। सेल खुद अपने विक के अंदर क्लोज हो गया, हालांकि सेलर और सेलर के अंदर क्या है? वैलिडेशन है। लेकिन लेकिन सपोर्ट के अंदर क्लोज हो ठीक गया। नहीं। तो एक मिनट के लिए कौन आ गया? बायर। अब इस बायर। बायर का और इस सेलर और बायर का आपस में कनेक्शन क्या है? स्ट्रांग या वीक है कनेक्शन? वीक है सर। वीक। तो कौन आएगा मार्केट में? सेलर। सेलर आ गया मार्केट में। अब इस बायर और सेलर का कनेक्शन क्या है? स्ट्रांग है ना? सेलर स्ट्रॉन्ग। सेलर स्ट्रांग। यस सर। अब यहां पर चेक करो, इस बायर और इस बायर का आपस में कनेक्शन क्या है? वैलिड। एक। लेकिन इस बायर और इस बायर का आपस में कनेक्शन क्या है? एनोमली। 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 क्योंकि वॉल्यूम नहीं बढ़ना चाहिए था और ऊपर से रिजेक्शन, मतलब सेलर बड़े मिकदार में आके वॉल्यूम बढ़ गया, और छोटी कैंडल वॉल्यूम नहीं बढ़ना चाहिए था, तो जिसकी वजह से मार्केट में कौन आया? सेलर। सेलर आ गया।
ये सेलर और ये सेलर आपस में क्या कहते हैं? वैलिड। Yes. लेकिन ये सपोर्ट Yes, के sir. अंदर अपने विक के अंदर क्लोज हो जाता है, तो मार्केट में कौन आता है? बायर। ठीक है। जब बायर वेल, यहां पर सेलर, अगर ये दो सेलर वैलिड हैं तो बायर का वॉल्यूम कम होगा तो स्ट्रांग होगा। तो वाकई में ये स्ट्रांग है। ऊपर से रिजेक्शन थी, वॉल्यूम कम था, लेकिन कैंडल की साइज के हिसाब से वॉल्यूम फिर भी ज्यादा है। तो अब यहां पर जितनी भी कैंडल्स को मैंने रीड किया, क्या सब एज पर द लॉजिक ऑफ वॉल्यूम है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो कैंडल्स को वॉल्यूम के साथ फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये क्या है? Optional. चाहो अगर समझ Optional. में आए तो वॉल्यूम यूज करो, ना चाहो तो आपकी मर्जी है। अगर आप वॉल्यूम को यूज करना चाहो तो आपकी मर्जी, और अगर ना करना चाहो तो तब भी आपकी मर्जी है। ठीक है सर, जी। सबसे ज्यादा कौन मार्केट में कौन स्ट्रेटजी काज करते हैं? देखो कि ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है कि सिर्फ वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग करो तो आपकी आपकी ट्रेडिंग अच्छी रहेगी, या फिर सिर्फ प्राइस एक्शन के साथ ट्रेडिंग करो तो आपकी स्ट्रेटजी अच्छी रहेगी। बात यह है कि आपको समझ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? समझ समझ आना आना चाहिए। चाहिए। समझ रहे हैं। अब आपने वॉल्यूम को मास्टर कर लिया लेकिन वॉल्यूम अप्लाई नहीं करने आ रहा, तो फिर वॉल्यूम किसी काम का नहीं है। प्राइस एक्शन को मास्टर कर लिया लेकिन अप्लाई करने नहीं आ रहा, तो काम का नहीं है। आप पहले पहले किसको मास्टर करोगे? प्राइस एक्शन को मास्टर करो। प्राइस एक्शन मास्टर हो गया तो अब प्राइस एक्शन की तरफ मुड़ के देखना नहीं है, तो फिर किसकी तरफ जाना है? फिर वॉल्यूम एज करेंगे, क्योंकि एक चीज पहले से ही कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, और दूसरी उसमें ऐड करें वो भी इनकम्प्लीट ऐड करें। दो चीजें इनकम्प्लीट ऐड करके ट्रेडिंग करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा? इनकम्प्लीट ही आएगा ना। यस सर। सर, मेरा एक हंसने का बात है कि हम्म। मैंने प्राइस एक्शन क्या होते मैं आज तक नहीं जानते। जो जो हमने 9 दिन पीछे पढ़ा है, इसको प्राइस एक्शन कहते हैं। सपोर्ट एंड सर, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक विक, कैंडलस्टिक लो, कैंडलस्टिक ओपन क्लोज, पैटर्न्स, यस सर। सप्लाई एंड डिमांड, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, चार्ट, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, ये सब क्या था? प्राइस एक्शन था। प्राइस सब क्या एक्शन। था? यस सर। प्राइस थैंक एक्शन यू का सर। मतलब क्या होता है? प्राइस की मूवमेंट। प्राइस तो ये है जो मार्केट में मूव कर रही है, ओ ये वाली प्राइस, ये मूव हो रही है। ठीक है। एक्शन, इस टाइम के अंदर एक्शन हो रहा है कि डाउन जा रही है प्राइस या अप जा रही है। सिंपल सी बात है। एक आप लोगों यस को सर। पीडीएफ दूंगा, ठीक है, इसका एक Yes, इसका sir. पीडीएफ दूंगा, एक दूसरा पीडीएफ दूंगा। दूसरा पीडीएफ आपके कोर्स से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आप जो ये स्टडी कर रहे हो उससे रिलेटेड जरूर है फॉरेक्स का, लेकिन आप लोगों को मैं देना चाह रहा हूं। आप लोग इसको पढ़िएगा, फिर मैं इसके ऊपर आपको बात करूंगा, इसके ऊपर आपको समझाऊंगा चीजें। देखो, आप लोगों का हमेशा ये सवाल तो होगा ना, क्या ये सवाल आप लोगों के जहन में आता है? Yes, sir. हाउ फॉरेक्स चार्ट्स आर फॉर्म्ड एंड द सोर्स ऑफ डेटा, ये डेटा कहां से आता है? ये जो कैंडलस्टिक बनती हैं, ये जो विक्स बनते हैं, ये जो पैटर्न्स बनते हैं, ये डेटा कहां से आता है? और कोशिश की होगी ढूंढने की भी, क्या जहां से आता है उसी जगह से पकड़ लूं तो और अच्छा होगा। ये हर एक ट्रेडर के उसमें आता है ना। तो Yes, मैंने sir. इसके Yes, sir. ऊपर आज ही ये बनाया था कि इसको समझने का तरीका यह है कि आपको ये पहले रीड करना पड़ेगा की एलिमेंट ऑफ फॉरेक्स चार्ट। फॉरेक्स चार्ट बनता किससे है? प्राइस से बनता है, टाइम से बनता है, और वॉल्यूम से बनता है। और वो वॉल्यूम जो से। चार्ट बनते हैं, कौन कौन से किस्म के चार्ट होते हैं? लाइन चार्ट होते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट होते हैं, और बार चार्ट होते हैं। फिर उससे आगे आ जाएं तो इस मार्केट का डेटा कहां से आता है? पहले तो इस मार्केट के सोर्स को समझे कि ये जो डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे होती है कौन करता है? इंटर बैंक पे
वहां पर कस्टमर Yes. जाते हैं, डॉलर परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो रेट कहां से निकलता है? इंटरबैंक से निकलता है। और उसके बाद और रेट कौन तय करता है? Liquidity Liquidity provider. provider. लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स रेट को तय करते हैं। ठीक है। सैफल, तुम्हारी तरफ से बहुत शोर आ रहा है और बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। एंड देन लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ फॉरेक्स ब्रोकर्स, देन डेटा प्रोवाइडर्स। ये सब सोर्स है, जो हमें डेटा मिलता है, ये सब क्या है? ये सोर्स है। ठीक है। Source. सोर्स ऑफ डेटा, सोर्स ऑफ विच डेटा? सोर्स ऑफ फॉरेक्स डेटा। Forex. फॉरेक्स मतलब कि यूरो यूएसटी, फॉरेक्स मतलब जीबीपी यूएसटी, यूएसडी जेपीवाई, जितने भी पेयर्स हैं। ठीक है। एंड देन Foreign exchange. टाइप्स ऑफ डेटा यूज टू फॉर्म फॉरेक्स चार्ट। ये जो फॉरेक्स चार्ट बनता है, ये उसके लिए कौन से टाइप्स होते हैं डेटा के? उसमें हम बिड एंड आस्क प्राइस, बिड इज द हाईएस्ट बायर प्राइस एंड आस्क इज द लोवेस्ट सेलर प्राइस। क्योंकि मार्केट के अंदर, मार्केट का मतलब क्या है? वेयर बायर आर विश टू बाय, सेलर आर विश टू सेल, जहां पर दोनों पार्टियां बेचने और खरीदने में राजी हैं और वो एक दूसरे के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं। उस प्लेस को क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। तो बिड एंड आस्क, जहां पर खरीदार भी राजी हो, बेचने वाला भी राजी हो, ऐसी जगह से जो डेटा बनता है वो क्या बनता है? बिड एंड आस्क प्राइसेस। वहां से भी चार्ट बनते हैं। प्राइस टाइप्स कैसे होती है? एक टाइम होता है, ओपन होता है, उसका हाई होता है, मतलब अपने टाइम के अंदर वो एक हाईएस्ट प्राइस बनाती है, अपने ही टाइम के अंदर, रनिंग टाइम के अंदर लो बनाती है, फिर एक वक्त आता है कि जब उसको क्लोज होना पड़ता है। तो वो प्राइस को चार तरीकों से काउंट करते हैं, जो हम ओपन, हाई, लो, क्लोज को समझते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि टिक डेटा हमें मिलता है। टिक डेटा क्या होता है? इंडिविजुअल चेंजेस इन बिड आस्क। क्योंकि जो टाइम को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 60 seconds. तो कोई भी बाय सेल करता होगा तो हर सेकंड पे वो एंट्री लगती होगी ना। अगर एक एंट्री एक सेकंड ले रही है लगने में, तो 60 सेकंड के अंदर कितनी एंट्री लगती होगी? एक बंदा लगाए 60 एंट्री लग सकती है, और बहुत सारे लोग मिलके एक सेकंड के अंदर 50 एंट्री भी लगा सकते हैं, 100 भी लगा सकते हैं। ऐसे हर एक सेकंड का डेटा काउंट करने को क्या बोलते हैं? टिक डेटा। Data. टाइम फ्रेम्स होते हैं चार्ट के। पहले 1 मिनट का, या मतलब उससे भी 1 सेकंड का चार्ट बनता है, फिर 5 सेकंड का, 15 सेकंड का, मतलब कि जो भी हम चार्ट बनाना चाहें कैनेस्टिक मैथ से वो बन सकता है। अगर वो डेटा हम कंप्यूटर में फिक्स करें तो वो चार्ट ऑटोमेटिकली बनते रहते हैं। ऐसे द रोल ऑफ एग्रीगेशन, जैसे कि मैंने चार्ट को बताया कि 1 मिनट या फिर 1 सेकंड से लेके